सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे कि आखिर हमारे समाज को मतदान का अधिकार कब मिला, वोट देने का अधिकार कब मिला, ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जानेंगे। साथ ही साथ वो इतिहास जो अब तक शायद किसी ने आपको नहीं बताया, बहुजन समाज का, अस्पृश्य समाज का, वो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। बाबा साहब के हूबहू भाषण को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जो यहाँ पर 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को ये अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का वर्किंग कमेटी का कार्यक्रम होता है। और इस कॉन्फ्रेंस में आज तीसरे दिन क्या कुछ होता है, बाबा साहब का जो स्पीच होता है, सीधे हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय है, अपनी उन्नति की खातिर हमें देश को मिलने वाली सत्ता में शामिल होना चाहिए। सम्मानित साथियों, यहाँ पर राजनीति और सत्ता की बात हो रही है अंबेडकर संदेश के माध्यम से। ये अंबेडकर संदेश पिछले 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लगातार हर दिन सुबह 5 बजे आपको मिलता है। और वर्तमान में निश्चित रूप से चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, बावजूद इसके हम हर मैसेज में, हर अंबेडकर संदेश में इस बात को कहते हैं कि यदि बाबा साहब के इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत बाबा साहब के स्पीच का या बाबा साहब के साहित्य का कहीं किसी घटना से अगर मेल खाता हो तो ये महज सहयोग ही माना जाना चाहिए। आज तीसरा भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, पेज नंबर 477 से 481 तक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39, बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से तीसरे दिन क्या कुछ घटित होता है। संपूर्ण घटनाक्रम 4 अक्टूबर 1945 की सुबह पुणे के छात्र संगठन की ओर से वर्किंग कमेटी के सदस्य और प्रेस रिपोर्ट्स को चाय पार्टी दी गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अखबारों तथा अखबार समूह के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जनता अखबार की ओर से RD भंडारे BALLV उपस्थित थे। इस अवसर पर अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष राव बहादुर N शिवराज ने अपनी वर्किंग कमेटी द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों को अखबारों के प्रतिनिधियों के आगे स्पष्ट किया। उसके बाद संवाददाताओं के सवालों के जवाब भी दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्किंग कमेटी के सदस्य उपस्थित थे, उन्होंने भी संवाददाताओं के सवालों के जवाब दिए। इस अवसर पर प्रेस रिपोर्टर्स और वर्किंग कमेटी के सदस्यों को बढ़िया पार्टी दी गई। बाद में दोपहर 12 बजे एक बार फिर वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उपस्थित थे। इस बैठक में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक प्रस्ताव के साथ स्थापना की गई। पूरे भारत में फेडरेशन की ओर से लड़े जा रहे चुनावों की खातिर प्रांतीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तथा प्रांतीय बोर्ड के कामकाज को नियंत्रण में रखने और निर्णय करने के लिए यह स्थापना की गई। उसके बाद वर्किंग कमेटी का काम संपन्न किया गया। शाम के समय अहिल्या आश्रम के प्रांगण में राव बहादुर N शिवराज की अध्यक्षता में चुनाव प्रचार के लिए प्रचंड सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विशेष भाषण देंगे, इसकी पत्रिकाओं द्वारा तथा जनता के पिछले अंक में घोषणा की गई थी। सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। सभा में आगामी चुनाव और अस्पृश्य समाज का भविष्य विषय पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बेहद ओजस्वी भाषण हुआ। करीब 50,000 तक जन समुदाय उपस्थित था। अंबेडकर की जय के नारों के बीच आकाश गूंज रहा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो चुके हैं। ये पूरी तरह से चुनावी भाषण है, 1945 के घटनाक्रम पर आधारित है। वर्तमान में अगर किसी घटना के साथ इसका मेल अगर स्थापित होता है तो महज संयोग ही माना जाएगा। बाबा साहब कहते हैं, बहनों और भाइयों, आज की सभा का प्रमुख उद्देश्य है आगामी चुनाव का प्रचार। आज मैं अस्पृश्य समाज को समय रहते ही सूचना देकर चेताना चाहता हूं कि आज जो भाषण हुए वे बेहद महत्वपूर्ण थे। जिन्होंने ये भाषण दिए वे हो सकता है उम्मीदवार हों, इसीलिए बड़े आवेशपूर्ण ढंग से उन्होंने भाषण दिए हैं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं, लेकिन मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं चुनावों में खड़ा नहीं रहना चाहता,
इसीलिए आपको मेरे भाषण में आवेश दिखाई नहीं देगा। आज भले मैं कमांडर इन चीफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से ही सही मैं अस्पृश्य समाज का नेता हूँ। इसीलिए मेरे अनुयायियों के भले के लिए अपने अनुभवों के आधार से सलाह देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। इन चुनावों को देखकर मुझे एक बात की याद आती है। तुकाराम कह गए हैं कि आती सिंहस्थ पर्वणि नव्या भ्रटा जाली सेजवाड़ी, अर्थात सिंहस्थ यानी नाई ब्राह्मणों की मेजबानी का समय। ये चुनाव सिंहस्थ का मौका है। अन्य दलों को ये मेजबानी उड़ाने का समय लगता है, लेकिन ये कहावत अस्पृश्य समाज पर बिल्कुल लागू नहीं होती। केवल ब्राह्मण ही राजनीति जानते हैं, ऐसा माना जाता रहा है। राजनीति का खेल खेलने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही था। कुछ हद तक ये बात सही थी, क्योंकि लोकल बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटियाँ, विधिमंडल आदि के सदस्य केवल ब्राह्मण ही थे। लेकिन मैं अब कह सकता हूँ कि इस देश में केवल अस्पृश्य और ब्राह्मण ही राजनीति जानते हैं। ये फर्क केवल 10 सालों में हुआ है। 1892 से लोक नियुक्ति पद्धति जारी हुई। धीरे धीरे हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों को भी इसमें अपनी राह से हिस्सा लेने का मौका मिला, अपनी तरह से हिस्सा लेने का मौका मिला। अचरज की बात यह थी कि 1935 तक अस्पृश्य समाज को मतदान का अधिकार नहीं था। सामान्य साथियों, आज जो वोट देने का अधिकार है, ये 1935 के पहले आपको वोट देने का अधिकार नहीं था। ये महत्वपूर्ण बात आप तो जान गए, लेकिन हमारा समाज कैसे जानेगा? जब तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, हमारा समाज कैसे जानेगा कि उसको 1935 से पहले वोट देने का अधिकार नहीं था? और 1935 के बाद भी कितना ज़्यादा लंबा संघर्ष करना पड़ा बाबा साहब को। 1930, 31 और 32 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने क्या नहीं संघर्ष किया। इस वोट की खातिर, हमारे समाज को अधिकार दिलाने की खातिर बाबा साहब को देशद्रोही तक घोषित कर दिया गया। मेरे साथियों, इतना संघर्ष के बाद ये मतदान का जो अधिकार मिला है, हमारा आपसे निवेदन है कि जब जब चुनाव की घड़ी आए, मतदान जरूर करें। इस मत की कीमत को हमें समझना पड़ेगा। और वर्तमान परिदृश्य में भी लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है। सम्मानित साथियों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप मतदान जरूर करें। ये संदेश भी है। क्यों? क्योंकि 1935 तक उम्मीदवार और चुनावों के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। अस्पृश्य समाज को कुछ पता नहीं था। 1937 के चुनावों में अस्पृश्य समाज ने मुंबई की 15 में से 15 सीटें जीत लीं। कांग्रेस ने अपनी 2 सीटें जीती। कुल हिसाब बराबर हुआ। हिसाब के बही खाते में कांग्रेस को आवक की जगह 0 दर्ज करना पड़ा। जो समाज राजनीति को भी नहीं जानता था, वह 1937 के चुनावों में पहली बार उतरा और पूरी तरह से विजयी हुआ। और हम आपको बता दें, 1937 में स्वतंत्र लेबर पार्टी के माध्यम से, बाबा साहब की पार्टी थी स्वतंत्र लेबर पार्टी, उसी ने चुनाव लड़ा था। और 15 में से 15 सीटें, ये मुंबई की बात हो रही है, 15 से 15 सीटें जीत ली। मेरे साथी, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये समाज को राजनीति सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे कोई ठग नहीं सकता है। पहले ही चुनाव में इतना शानदार प्रदर्शन करने वाली पार्टी, समाज को आप ये नहीं कह सकते कि वो राजनीति को नहीं जानता। और आज 2024 में अगर इस समाज को, इस बहुजन समाज को कोई ये सिखाने का कार्य करे कि राजनीति कैसे होती है, तो दीपक को, सूरज को दीपक दिखाने जैसा हाल होगा। मेरे साथियों, हमारा समाज भली भांति इस बात को जानता है, राजनीति की बारीकियों को जानता है। उसे कोई ठग नहीं सकता। बाबा साहब कहते हैं, कांग्रेस ने अस्पृश्य समाज को चुनौती दी, इसीलिए मैंने ये बातें बताई हैं। पिछले करीब 50 से 60 सालों से कांग्रेस राजनीति में कोई भी व्यवहार कुशल व्यक्ति इस बात का हिसाब करता रहता है कि इस दीर्घ काल में इनमें क्या कमाया और क्या गमाया इन्होंने। हर काड़ी उद्यमी हर दिवाली में हिसाब लगाता है।
इसी तरह उस देश को हर चतुर व्यक्ति को चाहिए कि वह कांग्रेस की राजनीति का सिंह अवलोकन करे। खासकर हिंदू लोग इस बारे में सोचें। ये उनका कर्तव्य है कि जिस कांग्रेस ने बहुत सारे वादे किए, उनमें से कितने पूरे किए और कितने नहीं, इसके बारे में हिंदू लोग हड़ताल करेंगे या नहीं, ये उनकी सोच और उनका नज़रिया है। हमें जरूर इस मसले पर सोचना चाहिए। सामान्य साथी, यहाँ बाबा साहब ये संदेश देते हैं कि हर गवर्नमेंट का जो शासन सत्ता में है या जो शासन सत्ता कर चुका है पहले पूर्व में, हमें उसका विश्लेषण जरूर करना चाहिए। उसने कितना समाज हित में कार्य किया, कितना नहीं किया, कौन है वो जो आपके हित की अर्थात देश हित की, समाज हित की बात कर सकता है। जागरूक कर रहे हैं बाबा साहब। कहते हैं कांग्रेस की पड़ताल मैं कर देता हूं ताकि हिंदुओं के दिमाग के ताले खुल जाएंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि कांग्रेस ने जो हासिल किया है उसे क्या आप 2-4 शब्दों में गिना सकते हैं, मैं बता सकता हूं कि इस पार्टी ने पग पग पराजय शुरू से ही उन्होंने जब सिंह की तरह गर्जन किया तब उन्हें औरों के जूते चाटने पड़े। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे नेता नरमवादी हैं, गांधी जी बहुत तेज हैं, बेहद उग्र हैं, उन्हें कानून तोड़ने हैं, जंगल तोड़ने हैं और कारागार में जाना है। कानून तोड़ने यानी कि नमक का आंदोलन किया था, कानून तोड़ा था। गांधी जी की ऐसी राजनीति है। गांधी जी ने लोगों के हाथ में पलीता दिया है। 1921 में लोगों ने जब पुलिस थाना जलाया, गांधी जी बहुत डर गए, उन्होंने उस बात को टाल दिया। 1931 में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। वे जब लौटे तो उन्हें कारावास भेजा गया। वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कारागार में उनका इतना बुरा हाल था कि उन्होंने अपनी रिहाई के लिए बिलिंगडन को खत लिखा, लेकिन वायसराय किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुए। गांधी जी ने बहुत खत लिखे लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा था। गांधी जी ने अपने पुराने दोस्त को जनरल स्मर्ट्स को खत लिखकर मध्यस्थता करने की विनती की। जनरल स्मर्ट्स ने मध्यस्थता करते हुए जनरल बिलिंगडन को खत लिखा और इस प्रकार काफ़ी बेइज्जती के बाद गांधी जी ने अपनी रिहाई करवा ली। जो मिले उसे लेते हुए बाकी जो बचता है उसके लिए संघर्ष करते रहना है, ये लोकमान्य तिलक का मानना था। गांधी जी की आज्ञा के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य की अड़चन हमारे लिए मौका है, इस सूत्र को कांग्रेस ने अपनाया है। 1939 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। 1939, 1940, 1941 में इस पार्टी ने कुछ नहीं किया। 1942 के आधे बीत जाने के बाद वे चुप रहे। अगस्त 1942 में प्रस्ताव पारित कर हर दरवाजे पर चले जाओ लिखा गया। केवल दरवाजे पर चले जाओ लिखकर अगर किराएदार चला जाता तो उसे निकालने के लिए कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। 8 अगस्त को 10 बजे प्रस्ताव पारित हुआ और 11 बजे वारंट निकालकर कांग्रेस के नेताओं को कारागार भेजा गया। बाकी जो बाहर बचे उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने आगजनी, लूट और अत्याचार किए, उन्होंने कोर्ट कचहरियाँ जला दी, रेल की पटरियाँ उखाड़ दी, डाक तार विभाग के खंभे उखाड़े, लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। कोर्ट कचहरियाँ किसके पैसे से बनाए गए थे? लोगों के पैसों से ही ना। क्या ये सच नहीं है? रेल की पटरियाँ बिछाने में किसका पैसा लगा था? लोगों का ही ना। क्या ये सच नहीं है? फिर कांग्रेस ने जनता को नुकसान पहुंचाया या अंग्रेज सरकार को? जो नुकसान किया गया उससे अंग्रेजों का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो भी नुकसान हुआ वो इस देश की गरीब जनता का नुकसान हुआ। कांग्रेस के जो लोग कारागार में थे उनका क्या हाल था? कारागार में उनका बड़ा अच्छा हाल था। जवाहर आदि को अहमदनगर के कारावास में रखा गया था। उनके लिए दिल्ली से बेहतरीन किस्म के चावल मंगाए जाते थे। गांधी का भी खूब ख्याल रखा जा रहा था। इसके बावजूद आखिर गांधी ने वायसराय को खत लिखकर विनती की, मुझे रिहा करें, लेकिन वायसराय कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कम से कम मुझसे एक बार मिल लें, ऐसा भी गांधी ने लिखा, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। आखिर किसी तरह गांधी ने अपने को रिहा करवा लिया। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ, इस बारे में सोचना है। असेंबली का नियम था कि वायसराय जब प्रस्ताव पढ़कर सुनाते तब सब लोगों को उठकर खड़े रहना पड़ता था। नियमानुसार हम सब उठकर खड़े हो जाते थे।
कांग्रेस के लोग बैठे रहते थे, खड़े रहने में उन्हें शर्म आती थी। उनका कहना था कि हम वायसराय को नहीं मानते, इसलिए हम उनके आगे खड़े नहीं होंगे। लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस में हमने क्या देखा, वायसराय ने जैसे ही घोषणा की, इस पार्टी के सभी नेता शिमला दौड़ पड़े। कोई गाड़ी में बैठकर गया, कोई घोड़े की सवारी लेकर गया, तो कोई गधे पर बैठकर गया। सब लोगों ने शिमला में भीड़ लगा दी। शिमला में इतनी भीड़ हुई कि उन्होंने शिमला को गंदा कर दिया। वायसराय को न मानने वाले लोग उनके घर के पास धरना देकर बैठे रहे। गांधी की राजनीति ऐसी है, ये हारे हुए की राजनीति है। कांग्रेस के अर्थात इस पार्टी के लोग राजनीति में अनुत्तीर्ण हुए बच्चे हैं। हम अनुत्तीर्ण बच्चे को नौकरी पर नहीं रखते क्योंकि वह लायक नहीं होता। कांग्रेस अर्थात इस पार्टी के नेता राजनीति में एकदम नालायक है। कांग्रेस के पास इतना पैसा है कि उसे उस पैसे के बल पर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन इन पैसों का क्या फायदा हुआ। हिंदू लोगों ने इतना स्वार्थ त्याग किया, इसका क्या फायदा हुआ। गांधी जी का कहा मानकर जनता ने इतना स्वार्थ त्याग किया, उसका क्या फायदा हुआ। हालात इतने अनुकूल होते हुए जो आदमी कुछ नहीं कर सकता वह नेता बनने के लायक नहीं होता। अब मैं इसके दूसरे पहलू को बताता हूँ। इस देश में कई ऐसी जातियाँ हैं जिनका अपना कोई संगठन नहीं है, उनमें कई भेदाभेद हैं क्योंकि वे कई धर्मों के और जातियों के हैं। सभी लोग अपने भेदभाव भूलकर एक दूसरे पर भरोसा कर एक होकर अगर कुछ मांगने लगें तभी अंग्रेज सरकार उनके बारे में सोचेगी। अगर हम नोट देकर मांगेंगे तो अंग्रेज सरकार का ये देश छोड़कर चली जाएगी। कांग्रेस की स्थापना के समय उसे हम सबकी एकता का महत्व अच्छी तरह पता था। इसलिए हमें दिखाई देगा कि कांग्रेस में सभी धर्मों के लोग थे। इस वक्त हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि जातियों के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हमें दिखाई देते हैं। इसलिए सभी लोगों को कांग्रेस के बारे में अपनापन महसूस होता था। आज का पहला प्रश्न, अभी बाबा साहब का ये स्पीच अधूरा है, अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित होंगे। आज का पहला प्रश्न, अस्पृश्यों को मतदान करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और निश्चित रूप से इसका आंसर आप कर पाएंगे। महात्मा गांधी ने अपनी रिहाई के लिए किसके पास पत्र लिखा और क्यों। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इससे पहले कि हम डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को समाप्त करें, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और ये वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर जल्द ही बनकर तैयार हो। इसके लिए आपके अमूल्य योगदान की आवश्यकता है। दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना धनदान जरूर करें। इसी निवेदन आह्वान के साथ आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आबाजका बिहार, प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आबाजका नई दिल्ली, नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में मिलेंगे। इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा आपसे अनुरोध है, निवेदन है। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।